हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है तुम सब? क्या आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है आर्यन ने। तो थैंक यू सो मच आर्यन फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो मेरा जीमेल अकाउंट आपको पता ही है, आप वहाँ पर आकर मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आर्यन बिलोंग्स फ्रॉम वसाई, महाराष्ट्र। और ये जो बात है ये करीबन आज से 10 साल पहले की बात है। ये बात है 2012 की। और आर्यन का बताना है वो आज भी उतना ही ज़्यादा डरता है जितना उस एक साल में डरा था। वो ये बातें सबको बताता भी नहीं है, क्योंकि आधे लोग तो इसको या तो फेयर फाइल्स का एपिसोड समझते हैं या तो क्राइम पेट्रोल का। बट आज आर्यन हम सब से ये चीज़ें शेयर कर रहा है। तो आई होप ये स्टोरी जितनी अच्छी मुझे लगी है उतनी ही अच्छी आप सबको भी लगेगी। तो आर्यन बचपन से एक चौल में रहता था। वो चौल में एक फ्लोर पर 12 फैमिलीज रहती थी, और जो सबसे नीचे का फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर, उसमें जो मकान मालिक होता था उन्होंने वो पूरा ग्राउंड फ्लोर उनका होता था। मकान मालिक काफ़ी बूढ़े थे और वो बहुत अच्छे थे। वो जो भी चौल में रहते थे सबको बहुत पसंद करते थे, एंड वाइसा वर्सा, सब उनको बहुत पसंद करते थे। सो मकान मालिक वॉज स्टेइंग विद हिज ओल्ड वाइफ, 2 लड़के एंड डॉटर इन लॉ एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। और यहाँ पे सारे जितने भी नेबर्स थे सब एक फैमिली की तरह रहा करते थे। सब एक दूसरे से मिला करते थे, बातें करा करते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये सब अलग है, ऐसा लगता था सारे मेरी फैमिली है बस, ऐसा आर्यन को लगता था। और आर्यन का जो चाइल्डहुड था जो उस चौल में बीता था वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल था, एक्सेप्ट आखिरी के 2 साल। आखिरी के 2 साल में कुछ ऐसा हुआ था कि आर्यन अब वो चौल को याद तक नहीं करना चाहता। चौल के फर्स्ट एंड सेकंड रूम की एंट्रेंस अलग थी, बट सेकंड फ्लोर के एंट्रेंस के थ्रू जहाँ फर्स्ट फ्लोर था वहाँ एक रूम था जो चौल में सबसे बड़ा था। चौल के हर रूम में एक किचन, एक हॉल और एक बाथरूम था, और 3 कॉमन टॉयलेट थे जो कि ग्राउंड फ्लोर में थे। जैसा कि मतलब हर चौल में होता है, पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं जहाँ पे कोई भी जा सकता है, यूज़ कर सकता है। बट जो ये बड़ा वाला रूम था, इधर एक किचन, एक बेडरूम, एक हॉल रूम, एक बाथरूम और एक टॉयलेट। इस रूम में 4 विंडोज थी। एक बेडरूम की विंडो जहाँ से पीछे एक बंगलो था उसकी बालकनी क्लियरली दिखाई देती थी। एक विंडो मेन डोर के बाजू में थी और एक विंडो हॉल में थी। तो ऐसा कुछ ये रूम था और इतना बड़ा था। वेल ऑब्वियसली बड़ा रूम है तो इसके प्राइजेस भी काफ़ी आए थे, तो इसलिए मोस्टली जो वो फैमिलीज चौल में रहती थी वो इस रूम में नहीं रहती थी, तो ये रूम खाली पड़ा रहता था। और अब आ जाता है 2011 में एक और जॉइंट फैमिली वहाँ पे रहने के लिए आती है, जिससे शायद ही आर्यन मतलब मिला हो। पहली ऐसी फैमिली है जिनके किसी को भी नहीं पता कि सारे मेंबर्स कौन है, कैसे हैं। वो काफ़ी इंट्रोवर्टेड फैमिली जैसा होता है ना, कंजर्वेटिव फैमिली की, अपना रूम में ही रहेंगे, ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, इस टाइप की वो फैमिली थी। बट धीरे धीरे सबको ऐसे पता लग गया था कि उस फैमिली में 2 लड़के हैं जिनमें से एक लड़का मैरिड है। आर्यन प्रीटी श्योर था कि जो चौल की बाकी आंटीज़ हैं उन्होंने तो एटलीस्ट इन फैमिली वालों से बात करी होगी, बट आर्यन ने कभी इन्हें देखा नहीं था किसी से भी बात करते हुए। बट हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े चौल में एक फैमिली रह रही है जिससे किसी ने बात ना करी हो। कुछ आंटीज़ ने ऑब्वियसली करी थी, और वो बताती है कि जो ये फैमिली काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हेल्पफुल है, जिससे कि सब खुश थे कि अच्छा ठीक है, अब जो भी हमारे साथ रह रहे हैं वो भी अच्छे लोग हैं, तो बढ़िया है, आराम से हम सब रह सकते हैं। तो ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और नॉर्मल सबकी लाइफ चल रही होती है। अब क्या होता है, ये जो बड़ा सा रूम होता है ना, इसके साथ ही एक गैलरी होती है बहुत बड़ी, जहाँ पे बहुत अच्छी हवा आती थी। और आर्यन और उसके दोस्त वहाँ बैठ के काफ़ी मतलब टाइम पास करते थे, वहीं बैठे रहते थे, क्योंकि वहाँ सबसे अच्छी मतलब ऊपर से एकदम फ्रेश हवा आती थी। तो आर्यन का वो एक स्पॉट बन गया था जहाँ वो आराम से अपना टाइम स्पेंड करता था, और वो उसके घर के जस्ट ऊपर था थोड़ा सा ही, तो आराम से वो वहाँ पे टाइम बिताता था। तो ऐसे ही होता है, एक बार आर्यन स्कूल से आ रहा होता है और वो वही मम्मी को बोल रहा था मैं तो वहाँ बैठूंगा थोड़ी देर, आराम से हवा लूँगा, दोस्तों से बातें करूँगा और उसके बाद मैं आराम से घर आऊँगा। तो तभी आर्यन की मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा, आज उस गैलरी में मत बैठना। वेल आर्यन को बड़ा अजीब सा लगता है कि क्यों, मैं तो रोज़ बैठता हूँ, आज ऐसा क्या है। तो मम्मी कुछ नहीं बताती, वो बोलती है चलो चलो घर चलो। जैसे अब हम ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं वो बड़ा सा रूम देखता हूँ जिसमें वो फैमिली रह रही होती है, और पहली बार वो पूरा बंद है, डोर लॉक्ड है, सब विंडो सब बंद है, ऐसे हमेशा खुला रहता था, विंडोज़ भी खुली रहती थी। तो मैं पूछता हूँ मम्मी से, मम्मी क्या हो गया, यहाँ पे सब कुछ सही है, बंद क्यों है। वेल मम्मी कुछ नहीं बताती और वो बोलती है चलो चलो ऊपर चलो। जैसे ही स्टेयर्स चढ़ रहे होते हैं तब आर्यन को उसकी मम्मी कुछ बताती है, जिससे आर्यन के होश उड़ जाते हैं। आर्यन की मम्मी बताती है कि जब तुम स्कूल में थे आज, तो इस रूम में जो बहू थी उसने सुसाइड कर ली थी। जो मैंने आपको बताया था कि उसमें 4 विंडोज़ है और एक विंडो है जिससे पीछे जो बंगलो था वो उसकी बालकनी दिखती थी। तो उस बंगलो में ऐसे ही एक बार ग्रैंडपा आए होते हैं उसी टाइम पे, और वो ऐसे देखते हैं तो उन्हें उस खिड़की से वो बहू की ऐसे जो बॉडी होती है वो दिखती है ऐसे लटकते हुए।
तो जल्दी से ओनर को कॉल करते हैं, जो मकान मालिक नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहता था, उन्हें कॉल मिलाते हैं और उन्होंने फिर ये जो पूरी फैमिली को बताया होता है, ये पूरी फैमिली उस टाइम पे नहीं होती वहाँ पर, तो सबको इन्फॉर्म करा जाता है कि आपके घर में ऐसा ऐसा हो गया तो प्लीज़ जल्दी आएँ। कुछ ही देर में वो पूरी फैमिली आ जाती है और सब बहुत ज़्यादा शॉक में है कि कैसे उनके रूम में किसी ने सुसाइड कर लिया है। तो सब बहुत शॉक में है, सब रो रहे हैं, सब हैरान है और उनसे ज़्यादा हैरान है चौल वाले, खासकर आर्यन। इन सब के दिमाग में ये चल रहा है कि पूरी फैमिली एक साथ बाहर कहाँ गई थी, कहाँ थे सब जब ये सुसाइड हुआ तो। और ऐसा पहली बार हुआ था कि ये गेट बंद था। इसका मतलब मैंने पहले बताया था आपको कि इंट्रोवर्टेड फैमिली बाहर जाती नहीं थी, ये अपने ही रूम में रहती थी। आज ही सबके सब बाहर चले गए और आज ही ये सब हो गया। तो ये चीज़ें बड़ी खटक रही थी सबको। चौल में जितनी भी आंटीज़ थी सब बहुत ज़्यादा डर चुकी थी इस इंसिडेंट से। ऑब्वियसली कोई भी डरेगा। एंड वहाँ पे इस टाइम पे कोई भी मर्द नहीं था, क्योंकि दिन का टाइम था, तो सारे मर्द जितने भी थे वो काम करने के लिए गए हुए थे। आर्यन सबको सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम पुलिस स्टेशन में जाके एक बताएं, उन्हें इन्फॉर्म करें इस सब चीज़ों के बारे में। उसे काटते हुए सारी आंटीज़ कहती है कि नहीं नहीं, ये पुलिस वुलिस के लफड़े में हमें नहीं पड़ना, हम नहीं करेंगे ये सब। और सच बताएं तो जो मकान मालिक थे उनकी वो इतने मतलब बूढ़े हो चुके थे कि उनकी अब हालत नहीं थी पुलिस स्टेशन के रोज़ चक्कर काटने का, ये सब का। तो कोई कुछ नहीं बताता है। तो फिर सारी आंटीज़ अभी इन जो ये रूम में रह रहे हैं फैमिलीज़ उनके साथ ही है कि फिर एक टाइम बाद जब सब जाने लगते हैं तो पूछते हैं उनसे कि लड़की का फाइनल राइट्स कब करना है। तो वो बताते हैं कि अभी नहीं करना, ये हम रात को करेंगे। हमने एक वैन मंगाई हुई है जिसमें हम बॉडी रखेंगे और वो वैन सीधा कब्रिस्तान पर चली जाएगी। कहीं ना कहीं सबको ऐसा पता था कि कुछ तो यहाँ पे बहुत सस्पिशियस है। एक अजीब सा सन्नाटा सा था चौल में, जहाँ रोज़ बच्चों के खेलने की, आंटीज़ के बातें करने की, पानी भरते वक्त झगड़ों की, नोक झोंक करने की आवाज़ें आती रहती थी, वहाँ आज एकदम सन्नाटा था, मानो कि चौल में कोई है ही नहीं। अब अगली सुबह होती है, सब उठ के अपना काम कर रहे हैं। जितने भी मर्द हैं वो तैयार हो रहे हैं जल्दी से, जितनी भी वहाँ पे आंटीज़ थी वो खाना वाना बना रही है, बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी है। कि तभी एक बात एकदम से पूरे चौल में फैलती है। वो बात ये होती है कि जो बड़ा वाला रूम है वो पूरा साफ़ हो चुका है। मतलब जो पूरी फैमिली वहाँ रह रही थी कल रात तक, वो सब चले गए हैं और वो रूम पूरा खाली है। वहाँ कोई सामान नहीं छूटा है, कुछ भी नहीं छूटा। ऐसा मानो कि वहाँ पे कोई है ही नहीं। रातों रात वो पूरी फैमिली गायब हो चुकी थी। जो मकान मालिक है वो कॉल मिलाता है सबको, एक एक मेंबर को कॉल मिलाने की कोशिश करता है, बट सबके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे होते हैं और एक हफ्ते तक वो रूम में कोई नहीं जाता। मतलब वो फैमिली का पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ चली गई। और एक हफ्ता लग जाता है सबको इस शॉक से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि पूरे चौल में बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। अभी किसी ने सुसाइड करा है और एकदम से पूरी फैमिली का गायब हो जाना। और कहीं ना कहीं सबको शक भी था कि ये शायद सुसाइड नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी ये प्रोसेस करना बहुत मुश्किल था और इससे बाहर निकलते निकलते सबको एक हफ्ता तो लग ही गया था। मकान मालिक ने अब ये रूम में लॉक लगा दिया और डिसाइड किया कि मैं ये रूम किसी को रेंट पे नहीं दूंगा। वेल, जो मकान मालिक के 2 छोटे बेटे थे वो कनाडा में भी रहते थे और वो उनका मतलब ये प्लान था कि हम इस चौल को तोड़वा कर यहाँ पे 2 बड़े बड़े बंगले बनाएंगे। तो ये डिसाइडेड था कि ये चौल टूटेगी, बट कब ये नहीं पता था। बट ये जब इंसिडेंट हो जाता है तो जो मकान मालिक होता है वो डिसाइड करता है कि 2014 मतलब इस इंसिडेंट के 2 साल बाद ये पूरा चौल तोड़ दी जाएगी और यहाँ पे 2 बंगले बने जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा सैड मूवमेंट था सबके लिए, क्योंकि पूरे बचपन में ये सब चौल में रह रहे हैं और एकदम से इन्हें पता चलता है कि अब ये चौल में नहीं रह सकते। तो एक काफ़ी ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं सबको बहुत सैड लग रहा था। बट कुछ तो था जो कि इन सबसे छुपाया जा रहा था। 2 महीने बीत जाते हैं, अब समर्स आ जाते हैं, रात का टाइम था, सारी आंटीज़ बैठ के गप्पे लड़ा रही होती है और ये जितने भी बच्चे होते हैं इन सबका ग्रुप हाइड एंड सीक खेल रहा होता है। तो जो आर्यन होता है वो गैलरी में छुपा होता है, वही गैलरी जो रूम के पास होती थी जहाँ पे वो हमेशा 20-30 मिनट बिताता था, वहीं वो ऐसे छुपा होता है कि सडनली आर्यन एकदम ब्लैकआउट हो जाता है। मतलब उसे एकदम चक्कर से आने लग जाते हैं, आर्यन को एकदम से पसीने आने लग गए, उसे समर के टाइम में ठंड लगने लग गई थी। वो बहुत ज़्यादा शिवर कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा कांप रहा था और हर 2 सेकंड में उसकी आंखें ब्लर हो रही थी। आर्यन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो उसके कान में धीरे से आके कुछ बोल रहा है। आर्यन बहुत मुश्किल से कैसे तो करके नीचे जाता है। जैसे वो नीचे जाता है वो अपने रूम में जाता है, सब उसे देखते हैं। आर्यन की बड़ी बुरी हालत हुई होती है, सब उसे पकड़ती है, आंटीज़ भी वहीं होती है सारी, तो सब उसे पकड़ते हैं, आराम से बिठाते हैं। तब आर्यन सबको बताता है कि ऐसा ऐसा मुझे फील हुआ जब
सब ये सुनते हैं तो सब बड़े शॉक होते हैं और आर्यन को बोलते हैं कोई बात नहीं, तू तू आराम से बैठ, तू ये बैठ। उसकी थोड़ी केयर करते हैं। आर्यन अब थोड़ा ठीक जैसे ही फील करता है, सब उसको समझाते हैं कि अच्छा ठीक है, तुझे ऐसा लग रहा है तो ऊपर मत जा, ये वो करके। एंड फिर उसके बाद जब आर्यन एकदम सही हो जाता है तो सब अपने घर चले जाते हैं। इस इंसिडेंट के करीबन 2 हफ्ते बाद एक बार रात को आर्यन को नींद नहीं आ रही होती, तो किचन में जाता है पानी पीने के लिए। अब आर्यन किचन में आराम से पानी पी रहा होता है कि उसे वापस आवाज़ें आने लग जाती है किसी औरत की, जो कि बहुत रो रही है, बहुत दर्द में रो रही है। और ये आवाज़ें हो ना हो ये उसी रूम से आ रही थी। आर्यन को जैसे ही सुनाई देती है, आर्यन बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो भाग के अपनी मम्मी के पास जाता है और बोलता है कि मम्मी मम्मी वहाँ वहाँ ऐसी आवाज़ें आ रही है, मुझे आवाज़ें आ रही है एकदम से, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ये सब। मतलब बहुत डर गया आर्यन। आर्यन की मम्मी उठती है, वो भी किचन में जाती है, और वो जब किचन में जाती है तो वहाँ उन्हें कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो आर्यन की मम्मी आर्यन को बोलते हैं तू चल, उसे रूम में ले जाती है। उसके माथे पे ऐसे आराम से सर पे ऐसे हाथ फेर रही है और उसे सुलाने की कोशिश कर रही है। जब आर्यन को अब थोड़ा ठीक फील होता है तो मम्मी बताती है कि ऐसा नहीं है कि तुझे कुछ अजीब लग रहा है या तुझे ही अजीब लग रहा है, ये आवाज़ें मैंने भी 3 दिन पहले सुनी थी। तो ऐसा मत सोचना तेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, ये थोड़ा कॉमन है, तो थोड़ा दिल पे मत लेना, ऐसा ज़्यादा मत सोचना इस बारे में, ठीक है। तो आर्यन को मम्मी ये सब समझाती है और सुला देती है। कुछ महीने बाद आर्यन को एक सपना आता है जो कि बहुत अजीब सा होता है। उस सपने में आर्यन एक रूम में है जहाँ कुछ लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं। वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रहे हैं जो कि आर्यन को समझ नहीं आ रही, लेकिन शायद वो बंगाली में बात कर रहे थे। वो आर्यन को बेल्ट से मार रहे होते हैं। आर्यन चिल्ला भी नहीं पाता क्योंकि आर्यन का गला बैठ चुका है। वो आर्यन का बाल ऐसे पकड़ के उसे खींच रहे हैं, उसे फ्लोर में ऐसे पटक रहे हैं, उसे बहुत बुरी तरह मारा जा रहा है। और तब आर्यन को 2 लोग दिखते हैं, और वो जो 2 लोग होते हैं वो और कोई नहीं, वो होते हैं जो उस रूम में रह रहे थे। और तब आर्यन को याद आता है कि वो जो फैमिली थी वो भी बंगाली फैमिली थी। आर्यन समझ जाता है कि ये तो वही बंगाली फैमिली है जो यहाँ पर रूम में रह रही थी। तभी आर्यन एकदम से उठ जाता है। जैसे उठता है आर्यन का सपना टूटता है। आर्यन बहुत ज़ोर से रोना चालू कर देता है। आर्यन बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और वो बस पूरी रात रो ही रहा है। आर्यन का पूरा दिन बड़ा अजीब सा जा रहा है। वो क्लास में गया तो वहाँ बिल्कुल अटेंटिव नहीं है, उसका दिमाग कहीं और ही घूम रहा है। और जब वो वापस आता है, अपने रूम में आता है, तो अपने भाई को पूरा बताता है कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया और बड़ा अनईजी सा फील हो रहा है। आर्यन का भाई उसे बताता है कि तू अकेला नहीं है, ये सपना मुझे भी आया था और मेरे साथ कई ऐसे लोग हैं जो चौल में रहते हैं, उन्हें भी आया है। आर्यन वापस अपने पूरे ग्रुप को बुलाता है और तब आर्यन को पता चलता है कि उसके ग्रुप में भी कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें यही सेम सपना आया है। और अब ये सब समझ जाते हैं कि वो जो लड़की थी वो कोई सुसाइड नहीं था, वो एक्चुअली में उसे टॉर्चर करा गया था और वो एक मर्डर था। अब एक और महीना बीत जाता है। सारी फैमिलीज धीरे धीरे चौल से मूव आउट करने लग जाती है क्योंकि 2014 में चौल टूटने वाला है, सबको पता होता है। तो अब करीबन 7-8 फैमिलीज रह गई है सिर्फ पूरे चौल में। और एक रात को ऐसे ही पावर कट होता है। अब जब पावर कट हो गया तो हर जगह अंधेरा है, तो सारी आंटी फिर से बैठ के अपनी बातें कर रही है। ये सारे दोस्त मिल चुके हैं, सब अपने अपने ग्रुप के साथ बिजी हो चुके हैं कि तभी आर्यन की एक दोस्त थी रूपाली, वो उन्हें एक चीज़ बताती है जो शुरू में बताया था ना कि ये बिल्डिंग टूट रही है बट इनसे कुछ छुपाया जा रहा था। रूपाली आज बताती है कि वो क्या चीज़ थी जो कि छुपाई जा रही थी। तो चौल में एक त्रिलोक नाम के अंकल रहा करते थे जो कि काफ़ी मतलब पियक्कड़ थे। वो बहुत पीते थे, हर रात को पी कर ही आते थे और उनका पाव भाजी का ऐसा धंधा था। तो लेट नाइट ही आया करते थे क्योंकि पार्टी वार्टी करके ही आते थे। तो जिस दिन ये जो सुसाइड हुआ था और ये फैमिली ने कहा था कि रात को एक वैन आएगी जिसमें हम बॉडी को लेकर जाएंगे कब्रिस्तान तक, तो ये बात उस रात की है। करीबन 2 या 2:30 बज रहे होंगे। त्रिलोक अंकल अपना वैसे ही पी कर आ रहे हैं आराम से और ऐसे मतलब थोड़े से हैंगओवर में, एंड ऐसे चल रहे हैं। वो ऊपर चलते हैं तो वो देखते हैं कि कोई वैन नहीं आई है नीचे, कुछ भी नहीं होता। बट जो पूरी फैमिली होती है वो ना सब पैक करके जा रहे हैं और एक बड़ा सा सूटकेस है, 2 सूटकेस होते हैं बड़े से, वो लेकर जा रहे हैं। और बार बार जो उन्होंने पकड़ा हुआ है, पहली बात तो ग्लव्स ऐसे काले रंग के होते हैं कुछ अजीब से, उससे वो पकड़ा हुआ है। जिन्होंने भी पकड़ा उन्होंने ही वो ग्लव्स पहने, बाकी किसी ने नहीं पहने। और उस पर बार बार ना स्प्रे छिड़क रहे हैं कुछ अजीब सा, बार बार स्प्रे छिड़के जा रहे हैं, बार बार साफ़ कर रहे हैं। और त्रिलोक अंकल उन्हें ऐसे देखते हैं बट वो अपने नशे में होते हैं तो ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है। वो वहाँ से अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। जब सुबह इनको पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ था यहाँ पर और ये फैमिली के यहाँ सुसाइड हुई है ये सब, तब त्रिलोक अंकल जितने भी वहाँ पे आदमी होते हैं, मर्द होते हैं, उन सबको बताते हैं
कि मैंने रात को ये सब ऐसा ऐसा देखा था, और ये सब मकान मालिक को पता होता है और जितने भी बड़े वहाँ के मतलब मर्द होते हैं उन्हें पता होता है, और ये बात इन्होंने सबसे छुपा के रखी होती है। तो जो रूपाली के पापा होते हैं वो भी उनमें से एक होते हैं जिन्हें बात पता होती है, और वो रूपाली को बता देते हैं बात, ये बोलकर कि तुम किसी को मत बताना। बट आज रूपाली ये बातें सबको बता देती है, मतलब अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को बता देती है, और तब सब समझ जाते हैं कि जितने भी बड़े लोग थे इन सबको पता था कि ये मर्डर है। अगले दिन ही पता चल गया था कि ये कोई सुसाइड नहीं था, ये एक मर्डर है, और शायद इसी वजह से ही ये जो चौल है ये टूट रही है, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि उसकी चौल में मर्डर हो गया, मतलब कोई भी वहाँ नहीं रह सकता जहाँ पे ये सब हो गया हो ऑलरेडी। तो ये चीज़ें अब आर्यन को पता चलती है, बट अब क्योंकि इस बात को बहुत महीने हो चुके होते हैं तो अब कोई भी इस चीज़ का कुछ कर नहीं सकता था। अब 3-4 महीने में शायद आर्यन और उसकी फैमिली भी जा ही रही थी छोड़कर, तो ये जो 3-4 महीने होते हैं ये आर्यन और उसके जो भाई होते हैं वो पूरे बहुत रिग्रेट में निकालते हैं कि शायद हम कुछ कर सकते थे, शायद हम कंप्लेंट कर देते, पुलिस को बता देते, कुछ भी कर सकते थे, बट वो इतने फ्रीली नहीं घूम रहे होते जिन्होंने भी ये सब किया है। और वो आज फ्रीली घूम रहे हैं, इसी वजह से वो जो लड़की की आत्मा है वो आज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कैद है। इसलिए हमें उस गैलरी से वो आवाज़ें सुनाई देती है, हमें उसके चिल्लाने की, उसकी दर्द वाली आवाज़ें अभी भी सुनाई देती है, एंड हम सबको सपने आते हैं। कहीं ना कहीं वो लड़की अभी भी चाहती है कि उसको इंसाफ मिले, और ये सोच सोच के आर्यन और ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। फाइनली 2 महीने बाद आर्यन अपनी फैमिली के साथ मूव आउट हो जाता है, और करीबन 2-3 महीने बाद वो चौल पूरी टूट जाती है। वेल आज की डेट में मकान मालिक भी मतलब नहीं रहे, उनकी भी डेथ हो गई है, बट जहाँ वो चौल हुआ करती थी आज की डेट में वहाँ पे 2 बड़े बड़े बंगले हैं, और उन बंगले का नाम भी वही है जो चौल का होता था, जहाँ पे ऑब्वियसली मकान मालिक के 2 बेटे रह रहे होते हैं। इस बात को करीबन 10 साल हो चुके हैं, बट आज भी आर्यन ये बातें नहीं भुला पाया है। आज भी कहीं ना कहीं उसे ये याद आ ही जाती है कि बहुत कुछ ऐसा हो सकता था जो कि वो सही कर सकता था, जिसकी वजह से शायद उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए, जिसकी वजह से शायद वो लोग पकड़े जाते, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और उसका रिग्रेट आर्यन को आज तक है। आर्यन आज भी वो सारी चीज़ें सोच के डरता है, उसे रिग्रेट तो होता ही है, और वो बस प्रे करता है कि वो जो सोल थी, वो जो लड़की की वहाँ पर सोल कैद थी, उसको मुक्ति मिल जाए और वो बस जहाँ पे भी हो खुश हो। एंड देयर इज़ अ शॉर्ट मैसेज जो हमसे आर्यन ने शेयर करा है, तो मैं आपको वो एकदम एग्जैक्ट पढ़ के बताता हूँ। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू लिसन टू दिस। अगर आपके आसपास कोई भी या किसी के साथ भी गलत हो रहा हो तो प्लीज़ आवाज़ उठाओ, वो हिम्मत दिखाओ जो हम सब नहीं दिखा पाए थे। आई बिलीव कि जब तुम हिम्मत दिखाओगे गॉड आपकी हिम्मत को हिम्मत देगा, वरना तुम भी शायद ज़िंदगी भर रिग्रेट करते रहोगे जो हम आज तक कर रहे हैं। थैंक यू। सो दैट वॉज द स्टोरी गाइस, जो कि आर्यन ने हमसे शेयर करी थी। आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब भी मेरे साथ यही प्रे करोगे कि जहाँ पे भी वो सोल हो वो खुश हो और उसे मुक्ति मिल गई हो। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो गाइस। एंड या वंस अगेन आर्यन के इस मैसेज को प्लीज़ कभी मत भूलना। अगर आपके आगे पीछे कहीं पे भी आसपास भी कुछ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ हिम्मत ज़रूर दिखाना। सो या दैट वाज अ रियली नाइस मैसेज फ्रॉम आर्यन, एंड थैंक यू सो मच आर्यन फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस। एंड फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ गाइस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।